बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद। सेकेंड ईयर में हमारा चैप्टर चल रहा है रिस्पायरेशन, जिसमें हमने डिटेल से डिस्कस किया ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम इन अ सीरीज़ ऑफ वीडियो लेक्चर्स। आज हम लोग बात करेंगे ब्रीथिंग पे कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग क्या है और ब्रीथिंग में बेसिक प्रोसेस क्या इन्वॉल्व होते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज उस पर हम लोग बात करेंगे। अब हमारे पास सबसे पहले ब्रीथिंग इज़ आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल वेंटिलेशन। चूँकि वेंटिलेशन मीन गैसियस एक्सचेंज, तो हमारे पास ब्रीथिंग में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सचेंज ऑफ एयर बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड लंग्स। तो चूँकि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स में स्पेशली ह्यूमन में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब गैसियस एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन एयर एंड लंग्स, इसलिए ब्रीथिंग इज आल्सो नोन एज बायोलॉजिकल वेंटिलेशन। इट मे आल्सो नोन एज पल्मोनरी रिस्पायरेशन। अब सबसे पहले हमारे पास ब्रीथिंग की डेफिनेशन। जब हम ब्रीथिंग की डेफिनेशन की बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि ब्रीथिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस है। वैसे तो गैसियस एक्सचेंज आपके घर में भी होता है, एग्जॉस्ट लगे होते हैं, विंडो से एयर इंटर होती है, डोर से आउट हो जाती है, तो वो गैसियस एक्सचेंज नहीं। गैसियस एक्सचेंज इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, जिसमें क्या होगा, ब्रीथिंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस फ्रॉम lungs. Intake of oxygen into lungs and outtake of carbon dioxide from lungs is known as breathing. Simply जैसे मैंने पहले कहा कि breathing is exchange of air between atmosphere and lungs. अब हमारे पास ब्रीथिंग वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इनटू लंग्स एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम लंग्स होगा इनटू एटमॉस्फेयर, उसे हम लोग कहेंगे ब्रीथिंग। अब आप लोगों ने याद रखना है कि ब्रीथिंग में एक स्टेप होता है इनटेक और दूसरा स्टेप होता है आउटटेक। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज इनहेलेशन, while the outtake of carbon dioxide is known as exhalation. तो ब्रीथिंग के मेजर 2 स्टेप्स हैं जो कि पीरियडिकली और अल्टरनेटिवली रिपीट होते हैं कि हर इनहेलेशन यानी इनटेक ऑफ ऑक्सीजन के बाद पीरियडिकली आउटटेक यानी रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन अल्टरनेटिवली इनहेलेशन देन एक्सहेलेशन। तो याद रखें, इन ब्रीथिंग 2 स्टेप्स इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन आर अल्टरनेट विद ईच अदर एंड पीरियडिकली रिपीट। अब हमारे पास कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, कि ब्रीथिंग जो है वो हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसका कंट्रोल कैसे होता है। तो बेसिकली हमारे पास एक टिपिकल एमसीक्यूज होता है कि द रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल्ड बाय, तो याद रखें रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल्ड बाय पोन्स, कि रेट ऑफ ब्रीथिंग मीन्स दैट हाउ मच पीरियडिक रिपीटिशन ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन पर मिनट या इन अ स्पेसिफिक टाइम। रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास जो है वो टिपिकली 15 to 20 टाइम या 22 टाइम पर मिनट नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है। लेकिन जब हमारे पास आप एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, या तो फियर हो या कोई और सिचुएशन हो, तो उसमें रेट ऑफ ब्रीथिंग ईदर इंक्रीज और डिक्रीज।
तो ये जो रेट ऑफ ब्रीथिंग कंट्रोल होता है, यानी कि 1 मिनट में, फॉर एग्जांपल टाइम यूनिट हम 1 मिनट लें, तो 1 मिनट में ब्रीथिंग होगी कितनी, तो इसको कंट्रोल करना है हाइंड ब्रेन के स्मॉल पोर्शन, जिसको आप पढ़ेंगे पोन्स के नाम से, या आपने 10th क्लास में पढ़ा भी है। लेकिन दूसरी चीज है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड रेट ऑफ ब्रीथिंग में अगर हम कॉमन लैंग्वेज में डिफरेंस करें तो कुछ यूं है कि ब्रीथिंग होगी कैसे, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग होगी कितनी, रेट ऑफ ब्रीथिंग, तो ब्रीथिंग होगी कितनी पर मिनट, तो वो कंट्रोल्ड बाय पोन्स। लेकिन मैकेनिज्म के ब्रीथिंग होगी कैसे, तो ब्रीथिंग बेसिकली 2 मेजर मैकेनिज्म्स हैं। नंबर 1 वॉलेंट्रिक, ब्रीथिंग में बी वॉलेंट्रिक और इनवॉलेंट्रिक। ब्रीथिंग में बी वॉलेंट्रिक बट फॉर शॉर्ट टाइम, आप स्पेसिफिक टाइम तक अपने ब्रीथिंग को अंडर कंट्रोल जो है वो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर सकते हैं। जैसे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मेरा सेंटेंस जितना लंबा होता जा रहा है, तो उस स्पीच के दौरान मेरा जो ब्रीथिंग है वो अंडर कंट्रोल है, कि मैं बोलते हुए आपसे जब बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग स्पीक, ड्यूरिंग लाफ या ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जब आप लॉन्ग इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं, तो वो है वॉलेंट्रिक ब्रीथिंग। लेकिन जो कॉमन ब्रीथिंग है वो आपके पास इनवॉलेंट्रिक ब्रीथिंग, जो आप एक कॉमन नॉर्मल लाइफ में ब्रीथ इन और आउट करते हैं। तो जब आपका वॉलेंट्रिक ब्रीथ होगा तो उसमें इन्वॉल्व होगा सेरिब्रम, जो वॉलेंट्रिक ब्रीथिंग होगी उसमें इन्वॉल्व होगा सेरिब्रम। लेकिन जो कॉमन इनवॉलेंट्रिक ब्रीथिंग है, इट्स कंट्रोल्ड बाय मेड्यूला ओब्लांगेटा। तो याद रखना है कि यहां पे 3 पार्ट ऑफ ब्रेन्स हैं और तीनों का ब्रीथिंग से रेलेवेंट या पल्मोनरी रिस्पायरेशन से रेलेवेंट अलग अलग फंक्शन है। पोन्स कंट्रोल टू रेट ऑफ ब्रीथिंग, सेरिब्रम कंट्रोल टू वॉलेंट्रिक ब्रीथिंग या इन्वॉल्व इन वॉलेंट्रिक ब्रीथिंग, एंड मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल टू इनवॉलेंट्रिक कॉमन ब्रीथिंग। तो हमने चूंकि कॉमन ब्रीथिंग इनवॉलेंट्रिक जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको डिस्कस करना है इंशाल्लाह आज। अब ब्रीथिंग के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, या सिंपली ब्रीथिंग में कौन से ऑर्गन्स कैसे इन्वॉल्व हैं, तो पहले हम उन पे बात करेंगे। हमारे पास ब्रीथिंग के लिए चूंकि ब्रीथिंग इज अंडर नर्वस कंट्रोल, तो नर्वस कंट्रोल में जो कंट्रोल सेंटर ऑफ ब्रीथिंग है दैट इज मेड्यूला ओब्लांगेटा, कि मेड्यूला ओब्लांगेटा हमारे पास डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन ब्रीथिंग। अब हमारे पास जो ब्रीथिंग है वो मेड्यूला ओब्लांगेटा कंट्रोल करेगा थ्रू दी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी नर्व्स। अब हमारे पास जब हम नर्व्स की बात करें तो 3 टाइप ऑफ नर्व्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। नंबर 1 इंटरकोस्टल नर्व, which control the movement of intercostal muscles. Number 2 phrenic nerve, which control the movement of diaphragm. अब हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों कंट्रैक्टाइल हैं, ये अभी मैं आगे बात भी करता हूं इस पे। दोनों जो हैं वो अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम मूव करेंगे, ईदर कंट्रैक्ट और रिलैक्स। जो थर्ड नर्व है वो है हमारे पास राइथमिक नर्व। राइथमिक नर्व जो है वो बेसिकली पीरियडिकली रिपीटिशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम साइमल्टेनियसली। जो राइथमिक नर्व है उसके 2 फंक्शन है, एक तो वो पीरियडिकली रिपीट करती है इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम की मूवमेंट को, और दूसरा फंक्शन ये है
कि इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम बोथ कंट्रैक्ट एट अ सेम टाइम, बोथ रिलैक्स एट अ सेम टाइम। तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है इंटरकोस्टल मसल। इंटरकोस्टल मसल्स दोज मसल्स विच आर प्रेजेंट बिटवीन रिब्स। ये जो रिब्स के दरमियान आपके पास मसल्स होते हैं इनको कहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। वैसे तो इंटरकोस्टल मसल्स एंटागोनिस्टिकली इनर एंड आउटर बोथ मसल्स हैं, लेकिन हम लोग जो यहां पे मैकेनिज्म में पढ़ेंगे वो आउटर इंटरकोस्टल मसल्स हैं। जो फंक्शन हम आउटर इंटरकोस्टल मसल्स पे पढ़ेंगे वही इनर के ऊपर अपोजिट होगा, क्योंकि इनर मसल्स उसके एंटागोनिस्टिक हैं। जैसे हम आउटर के लिए टर्म यूज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो एट दैट टाइम इनर विल बी रिलैक्स। जब हम आउटर के लिए टर्म यूज करेंगे रिलैक्स, तो इनर इंटरकोस्टल मसल्स ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट। तो इंटरकोस्टल मसल्स के लिए आपने दो बातें याद रखनी है कि इंटरकोस्टल मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टाइल। अब ये जो हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल हैं, इनकी कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कब होगी? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये बात आपने याद रखनी है कि इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इंटरकोस्टल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे यानी आउटर इंटरकोस्टल मसल्स, तो तब होगी इनहेलेशन, लेकिन जब ये रिलैक्स होंगे तो एट दैट टाइम एक्सहेलेशन। ये कैसे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी? बिकॉज ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी हम पूरे प्रोसेस को डिस्कस करते हैं इस इक्वेशन से भी और डायग्राम से भी। नंबर 4, हमें जो चाहिए, जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता है वो है डायाफ्राम। डायाफ्राम के ऊपर मैंने पहले भी बात की रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी कि इट इज अ पार्टीशन लेयर of muscle which separate to the chest cavity and abdominal cavity, and it is only present in mammals. तो अब हमारे पास ये जो डायाफ्राम है, अगेन डायाफ्राम इज अगेन कॉन्ट्रैक्टाइल। डायाफ्राम भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होगी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो याद रखें कि कंट्रैक्शन होगी ड्यूरिंग इनहेलेशन और रिलैक्सेशन होगी ड्यूरिंग एक्सहेलेशन। तो ये पॉइंट दोनों आपने याद रखने हैं कि हमारे पास जब इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एट दैट टाइम इनहेलेशन, और जब ये दोनों रिलैक्स होंगे तो एट दैट टाइम एक्सहेलेशन। तो अब आप देखें कि यहां से हमें एक चीज मिलती है कि डायाफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एट अ सेम टाइम because both of them contract and inhalation takes place. Similarly, when these both relax, then exhalation takes place. जब intercostal muscles and diaphragm relax, then exhalation takes place. तो यहां से आपने ये चीज हमेशा के लिए याद रखनी है कि outer intercostal muscles and diaphragm contract simultaneously at a same time, relax simultaneously at a same time, contract during inhalation while relax for exhalation। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इन दोनों को, जैसे मैंने पहले कहा कि इंडिविजुअली इंटरकोस्टल मसल की कंट्रैक्शन तो इंटरकोस्टल नर्व कंट्रोल करेगी, डायाफ्राम की कंट्रैक्शन तो डायाफ्रेनिक नर्व कंट्रोल करेगी, लेकिन दोनों को पीरियडिकली एंड साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स जो करेगी वो होगी राइथमिक नर्व। लास्ट में चूंकि मेजर जहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा, जहां पे जो है वो इनटेक एंड आउटटेक ऑफ गैसेस होगा, वो हैं लंग्स। तो ये मेजर हमारी 5 रिक्वायरमेंट्स हैं, 5 ऑर्गन इन्वॉल्व इन
ब्रीथिंग। अब हमारे पास जब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले इनहेलेशन पे, तो इनहेलेशन में हमारे पास ये जो आपका पास शेडेड रेड शेडेड पोर्शन है, ये लंग्स हैं। ये लंग्स के ऊपर हमारे पास रिब्स हैं और रिब्स की जो सेंटर लाइन है ये है स्टर्नम। कलेक्टिवली इसको रिब्स केज या चेस्ट आप कह सकते हैं। तो इनहेलेशन में ये जो चेस्ट है ये एक्सपेंड होगी। अब ये चेस्ट एक्सपेंड कैसे होगी, उसके लिए आपने याद रखना है कि इनहेलेशन के लिए आप एक ही वर्ड को याद रखें, कंट्रिक्शन। जब आप कंट्रिक्शन को याद रखेंगे तो आपकी इनहेलेशन का टॉपिक पूरे का पूरा क्लियर हो जाएगा। कैसे कि ड्यूरिंग इनहेलेशन कंट्रिक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम बोथ टेक्स प्लेस। अब देखें, जैसे मैंने पहले कहा कि इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम बोथ कंट्रैक्ट साइमल्टेनियसली एट अ सेम टाइम ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो इनहेलेशन में कंट्रिक्शन होगी इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम की, लेकिन कंट्रिक्शन एट अ सेम टाइम है, लेकिन मूवमेंट जो है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? जब इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होंगे तो आप मेरे हाथ की मूवमेंट को देखें, बिल्कुल इसी तरह होता है। लेट बी सपोज ये इंटरकोस्टल मसल्स हैं, तो जब ये कंट्रैक्ट होंगे तो इसमें जो बोन्स हैं यानी रिब्स और स्टर्नम आप देखें तो ये कंट्रैक्ट होकर अपलिफ्ट हो रहे हैं। तो ये रिब्स और स्टर्नम के केज को यानी रिब्स केज को अपलिफ्ट करेगा। ये इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से रिब्स और स्टर्नम जो है वो अपलिफ्ट होंगे, यानी सिंपली चेस्ट एक्सपेंड होगी। अब जब चेस्ट एक्सपेंड होगी तो ऑटोमेटिकली रिब्स और केज रिब्स केज जब अपलिफ्ट होगा तो लंग्स पे जो प्रेशर है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। अब जब लंग्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस्ड होगा तो ये था इंटरकोस्टल मसल्स की कंट्रिक्शन की वजह से हमारे पास प्रेशर रिड्यूस्ड होना ऑन लंग्स। सिमिलरली डायफ्राम जो है वो भी कंट्रैक्ट होगी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि डायफ्राम जब कंट्रैक्ट होगी तो ये मूव करेगी डाउन। यानी आप मेरे हाथ को देख सकते हैं तो ये इसी तरह होते हैं। तो जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ये मूव करेंगी डाउन। तो जब डाउन मूव करेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जहां पे डाउन मूव करने की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर रिड्यूस्ड होगा। तो अब चेस्ट एक्सपेंड होने की वजह से और डायफ्राम नीचे जाने की वजह से लंग्स के ऊपर प्रेशर जो है वो क्या होगा, रिड्यूस्ड। अब जब लंग्स पे प्रेशर रिड्यूस्ड होगा तो ऑटोमेटिकली लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड होंगे, उनमें स्पेस जनरेट होगी। जब स्पेस जनरेट होगी तो एयर का फार्मूला है कि एयर कवर टू एम्प्टी स्पेस। तो ये चूंकि हमारा कंटिन्यूस पैसेज है विद एटमॉस्फेयर, जो ही लंग्स में स्पेस जनरेट होगी तो उस स्पेस को फिल करने के लिए ब्रोंकियोल्स की एयर इंटर होगी इनटू लंग्स। ब्रोंकियोल्स की एयर को जो गैप था उसको फिल करने के लिए ब्रोंकाई, और ब्रोंकाई से ट्रेकिया और ट्रेकिया से नेजल कैविटी एंड देन बकल ओरल कैविटी की जो एयर होगी वो इनहेल। पैसेज जो है वो नॉर्मल मेडिकल जो है वो आपके पास है नोज। तो ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ऑटोमेटिकली इन हो जाएगी ड्यू टू दी स्पेस जनरेशन इन लंग्स बिकॉज ऑफ रिडक्शन ऑफ प्रेशर ऑन लंग्स ड्यू टू द अपलिफ्टिंग of sternum and ribs and the downward movement of diaphragm due to their contraction. This process will be called as inhalation. तो अब आप देखें, बड़ी आसान सी बात है। स्केच को आप देखें तो इनहेलेशन में कंट्रिक्शन, तो कंट्रिक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल अपलिफ्ट टू रिब्स एंड स्टर्नम, डायफ्राम मूव डाउनवर्ड, अल्टीमेटली प्रेशर रिड्यूस्ड ऑन लंग्स. Then space generate in lungs, and to cover the space in lungs the air from atmosphere enter into lungs. Simply it is known as inhalation. तो बड़ी सिंपल सी बात है। अब
एक्सहेलेशन तो मेरे ख्याल से अगर आप इसी को रिवर्स करें तो आसानी से बात समझ आ गई है, लेकिन चलें हम लोग छोटा सा देख लेते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होगा, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी। चेस्ट क्यों कॉन्ट्रैक्ट होगी, ताकि लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़े और एक्स्ट्रा एयर उसमें से रिमूव हो। और डायाफ्राम जब रिलैक्स होगा तो ये अपवर्ड मूव करेगा। आप इन दोनों डायग्राम्स को अगर कंपेयर करें तो इसमें देखें चेस्ट एक्सपेंडेड है, जबकि इसमें चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन मूव डाउनवर्ड, इसमें डायाफ्राम रिलैक्स है लेकिन मूव अप। तो चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होकर डायाफ्राम रिलैक्स होकर दोनों सूरतों में आप देखें तो अगर आप मार्जिन गैप देखें तो यहां से लेकर यहां तक ये लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ, इसी तरह जो है वो फ्रंट से भी, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा एयर इन लंग्स होगी वो एक्सपेल होगी। अब अगर हम इसी इक्वेशन फॉर्म में देखें तो एक्सहेलेशन के लिए आपने याद रखना है रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन किसकी, इंटरकोस्टल मसल एंड डायाफ्राम की। अब आप एरोस को भी कंपेयर कर सकते हैं। जब इंटरकोस्टल मसल कंट्रैक्ट हो रहे थे तो मूव अप, एरो अप, और डायाफ्राम डाउन। लेकिन यहां पे देखें तो इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स तो मूव डाउन रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम में वो जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगी एंड डायाफ्राम मूव अप। ये जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम होती है और इसकी जो कर्व शेप बनती है इसको कहते हैं डोम शेप। इसलिए अक्सर ये भी एमसीक्यूज आ जाता है कि व्हेन डायाफ्राम बिकम डोम शेप देन द कंडीशन ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज, तो उसका आंसर होगा एक्सहेलेशन। तो ये जो डोम शेप है ये मूव अप की वजह से। तो अब आप देखें अगर यहां पे लंग्स हैं, यहां पे लंग्स थे तो प्रेशर रिड्यूस्ड, प्रेशर रिड्यूस्ड। अगर यहां पे लंग्स हैं तो रिब्स एंड स्टर्नम मूव डाउन एंड डायफ्राम मूव अप, देन अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज ऑन लंग्स। When the pressure increase on lungs, then the space will be reduced and extra air will be removed. This process is known as exhalation. तो यहां तक बड़ा सिंपल सा था आपके पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। होपफुली आपने लर्न किया होगा। लेकिन यहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चन ये हैं कि कभी हम लोग कहते हैं इनटेक ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ एयर, कभी कहते हैं इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब एयर का टर्म क्यों यूज किया, ऑक्सीजन का क्यों यूज किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों होती है और कैसे होती है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा एक नेक्स्ट बड़ा ब्रीफ सा शॉर्ट सा टॉपिक होगा जिसमें हम लोग परसेंटेज ऑफ गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि हमारे पास नाइट्रोजन इज 78% इन एटमॉस्फेयर, देन व्हाई वी यूज द टर्म इनहेलेशन इज इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, व्हाई नॉट 78% ऑफ नाइट्रोजन enter into the lungs, if enter then why not it become a component of lungs. Similarly जब हम एक्सहेलेशन की बात करते हैं तो हमारे पास रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। अगर ब्रीथ एग्स में यानी एक्सहेलेशन में हमारे पास जो है वो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, तो फिर आपने मेडिकली एक टर्म सुनी होगी माउथ टू माउथ ब्रीथ, कि मरने वाले बंदे को आप देखते हैं जब सांस लेने में तकलीफ हो तो अगर फर्स्ट एड के तौर पे उसे माउथ टू माउथ ब्रीथ दी जाती है। तो अगर माउथ टू माउथ ब्रीथ में एक्सहेलेशन एक बंदा करके दूसरे को ब्रीथ देगा तो उसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर तो उसकी डेथ जल्दी होनी चाहिए। तो वो माउथ टू माउथ ब्रीथ से बच कैसे जाता है, ये क्वेश्चन इंशाअल्लाह अजीज हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपकी सपोर्ट। थैंक्स यू वेरी मच।